अगर हम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, मॉडर्न एजुकेशन और नेशनलिस्ट आइडियाज की बात करें तो बंगाल को इग्नोर करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। लेकिन आज जब इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल पावर की बात करता है, बंगाल अक्सर सेंटर स्टेज पर नहीं होता। अब ऐसे में सवाल आता है, बंगाल जो कभी इंडिया के आइडियाज का पावर हाउस था, वो धीरे धीरे नेशनल मेनस्ट्रीम से दूर कैसे चला गया? इसका जवाब किसी एक पार्टी या एक गवर्नमेंट में नहीं है, बल्कि हिस्ट्री की मल्टीपल लेयर्स में छुपा है। इंडियन नेशनलिज्म एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। वो शुरू हुआ आइडियाज से, सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन और डिबेट से, और इस प्रोसेस का सेंटर था बंगाल। राजा राम मोहन रॉय ने सती जैसे प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज उठाई और मॉडर्न एजुकेशन को पुश किया। इसके बाद आया बंगाल रेनेसेंस, जहां साइंस, लिटरेचर और रेशनल थिंकिंग पॉपुलर हुई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा, जो पहला मास नेशनलिस्ट एंथम बना। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी यहीं से आई। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई, जो बाद में कांग्रेस के लिए ब्लूप्रिंट बनी। और जब रेजिस्टेंस का वायलेंट फेज आया, अनुशीलन समिति और जुगांतर जैसे ग्रुप्स ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल शुरू की। बंगाल आइडियाज भी दे रहा था और सैक्रिफाइस भी। फिर 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मेजर डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। वेस्टर्न बंगाल, जिसका कैपिटल कैलकाटा था, आज का वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम, जिसका कैपिटल ढाका था, आज का बांग्लादेश और असम का कुछ हिस्सा। अब इसके ऑफिशियल रीजंस दिए गए कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, जबकि एक्चुअल रीजन कुछ और थे। बंगाल नेशनलिस्ट मूवमेंट का सेंटर बन चुका था। पार्टीशन का गोल था रिलीजियस लाइंस पर डिवाइड क्रिएट करना, ताकि एक यूनाइटेड मूवमेंट टूट जाए। इस डिसीजन के खिलाफ मास प्रोटेस्ट और बॉयकॉट्स हुए थे। प्रेशर इतना ज्यादा था कि 1911 में ब्रिटिश को पार्टीशन रिवर्स करना पड़ा। लेकिन ट्रस्ट तो ब्रेक हो चुका था। बंगाल ने पहली बार फील किया कि उसके साथ पार्टनर जैसा नहीं, एक्सपेरिमेंट के जैसा बर्ताव किया जा रहा है। फिर 1911 में ब्रिटिश ने एक और मूव किया। इंपीरियल कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दी। पेपर पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, लेकिन रियलिटी में बंगाल पॉलिटिकल सेंटर से हटा दिया गया। इसके साथ इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर भी टेंशन्स बढ़ने लगे। चित्तरंजन दास जैसे लीडर्स कांग्रेस के इंटरनल फैक्शनल पॉलिटिक्स में वीकन हुए, और सुभाष चंद्र बोस, जिनका नेशनलिज्म ज्यादा अग्रेसिव और इंडिपेंडेंट था, सेंट्रल लीडरशिप के लिए अनकंफर्टेबल बन गए। रिजल्ट ये हुआ कि बंगाल इन्फ्लुएंशियल तो रहा, लेकिन पावर और डिसीजन मेकिंग से दूर होता चला गया। फिर जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो बंगाल के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ब्रिटिश इंडिया के बंगाल प्रोविंस को फिर से डिवाइड किया गया। वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बना, और ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बन गया। पंजाब के कंपैरिजन में बंगाल के पार्टीशन कम वायलेंट थे, तो इसलिए नेशनल अटेंशन ज्यादा उधर रहा। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजीज सालों तक बंगाल आते रहे। हाउसिंग, जॉब्स, रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ता गया, लेकिन नेशनल प्लानिंग में बंगाल के लिए सस्टेन्ड सपोर्ट कभी प्रायोरिटी नहीं बना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद 1977 में लेफ्ट फ्रंट पावर में आया। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर स्टेबिलिटी दी, लेकिन एक रिजिड आइडियोलॉजी के साथ। प्राइवेट इंडस्ट्री पर सस्पिशन, एडवर्सल लेबर पॉलिटिक्स और इन्वेस्टमेंट का ग्रेजुअल एग्जिट शुरू हो गया। 1991 के बाद जब इंडिया लिबरलाइज हुआ, बंगाल लार्जली उस ग्रोथ वेव से कट ऑफ रहा। यहीं से इकोनॉमिक गैप परमानेंट जैसा बनने लगा। बंगाल की कहानी डिक्लाइन की नहीं है, ये ड्रिफ्ट की कहानी है। एक ड्रिफ्ट जो नेग्लेक्ट, पॉलिसी गैप्स और मिसअंडरस्टैंडिंग से बना, सेपरेटिज्म से नहीं। और आज जब इंडिया ग्रोथ को डिसेंट्रलाइज कर रहा है, रीजनल स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर रहा है, बंगाल को वापस सेंटर में लाना कोई फेवर नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है। हिस्ट्री को ग्रीवेंस नहीं, डायरेक्शन बनाने के लिए यूज करना होगा। और इसीलिए इस कॉन्वर्सेशन में स्लोगन्स या स्टीरियोटाइप्स काम नहीं आते। जरूरत होती है कंटेक्स्ट की, लेयर्स को समझने की, जो कि आप इस प्लेटफॉर्म पर समझ सकते हैं। लेयर्ड, यहाँ हम मानते हैं कि कंटेक्स्ट हमेशा नॉइज से ऊपर होता है।